Dr. Piyush Ranjan, a distinguished gastroenterologist and hepatologist at Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi, has done his medical schooling from Maulana Azad Medical College, New Delhi, and subsequent training in gastroenterology from SGPGI. Lucknow in 2003. He is a liver specialist with a keen interest in therapeutic endoscopy and ERCP. He specializes in the treatment of gastrointestinal problems and liver diseases and is an expert in procedures such as colonoscopy, endoscopy, ERCP. Hello everyone, I am Salim Iqbal from Media 9 Network and you are watching India First Doctor-Oriented show, Doctor Opinion, and Opinion Really Matter. Today we will discuss about IBD, and for this we have a very renowned personality from the health fraternity, Dr. Piyush Ranjan. Welcome to our show, sir. Thank you. A small introduction about yourself, sir. मैं डॉक्टर पीयूष रंजन सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। सर, आज हम बात करेंगे आईबीडी के बारे में, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। सर, क्या है ये आईबीडी? देखिए, आईबीडी एक ब्रॉड टर्म है। आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। आईबीडी के अंदर दो मेन जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। इसके अलावा इनडिटर्मिनेट कोलाइटिस, कोलैजिनस कोलाइटिस और माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, ये तीन और मिलती जुलती बीमारियां हैं, बट ये अनकॉमन है। जब हम आईबीडी के बारे में बात करते हैं तो मुख्यतः अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज, इसमें ये दो बड़ी बीमारियां शामिल हैं। राइट सर। सो बेसिकली आईबीडी जो है सर, कितने टाइप के होते हैं और उनको अलग अलग कैसे पहचान होती है उनकी सर? आईबीडी जैसे मैंने आपको बताया 5 टाइप्स होती है, जिसमें से 2 सबसे कॉमन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। ये सबसे कॉमन होती है। इनमें से ये 2 टाइप्स इसकी सबसे कॉमन है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज़ के सिम्टम्स मिलते जुलते होते हैं, बट उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस मेनली लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत को अफेक्ट करती है। क्रोन्स डिजीज़ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों को अफेक्ट कर सकती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में मेनली ब्लड मिक्स डायरिया होता है, यानी कि दस्त आते हैं और उसके साथ खून आता है। क्रोन्स डिजीज़ में अगर इन्वॉल्वमेंट लार्ज इंटेस्टाइन में हो तो सिमिलर प्रॉब्लम होती है। उसके अलग डिफरेंसेस होते हैं जो बाद में हम बात कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्वॉल्वमेंट होने के कारण इसमें पेट में दर्द, आंतों में रुकावट यानी कि पेट में दर्द के साथ उल्टियाँ होना और पेरीएनल डिजीज़ यानी कि फिस्चुला ये हो सकता है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस और आईबीडी की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के संदर्भ में। राइट सर। एक और महत्वपूर्ण सवाल है सर कि आईबीडी के इलाज में क्या क्या ऑप्शन होते हैं और किस स्टेज में सर्जरी की आवश्यकता होती है सर? देखिए, आईबीडी के इलाज में सबसे पहली चीज़ समझनी ज़रूरी ये है कि इसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, यानी कि इसमें दवाइयाँ कभी भी बंद नहीं की जाती हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आईबीडी डायग्नोज हुआ है तो इसका ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग चलेगा। ऑप्शंस के बारे में बात करें उसके पहले मैं सर्जरी के बारे में बता दूं। सर्जरी आज के टाइम पे बहुत कारगर, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो सर्जरी की जो नीड है वो बहुत ही कम होती जा रही है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में 2 कंडीशंस होती हैं कि अगर सीवियर एक्यूट कोलाइटिस हो जिसमें साथ में इंटेस्टिनल परफोरेशन हो यानी कि आंतों से लीकेज हो तो सर्जरी करते हैं, और दूसरी कंडीशन होती है टॉक्सिक मेगाकोलन यानी कि आंतें फटी नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा डायलेटेड हों, उसके अपने क्राइटेरिया होते हैं, इसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर दवाइयाँ कोई भी असर नहीं कर रही हों या दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो सर्जरी कर सकते हैं। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में सर्जरी के इंडिकेशंस हैं। क्रोन्स डिजीज़ में सर्जरी और ज़्यादा कठिन होती है। क्रोन्स डिजीज़ में जहाँ हम बात करते हैं तो अगर फिस्चुला हो, फिस्चुला के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आंतों में रुकावट हो और लिमिटेड इंटेस्टाइन के लेंथ में रुकावट हो तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बट ज़्यादातर इन दोनों कंडीशंस में प्रयास ये होता है कि दवाइयों के ज़रिए बीमारी को कंट्रोल किया जाए। राइट सर।
सर एक और सवाल है कि क्या आईबीडी के पेशेंट को स्पेसिफिक डाइट या लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो करना चाहिए? देखिए, इसमें डाइट का और आईबीडी का जो संबंध है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट मोटी भाषा में इसमें डाइट के कारण आईबीडी नहीं होती है। हाँ, डाइट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और ये सब चीज़ें आईबीडी का रिस्क बढ़ाती हैं। अगर आंतों में रुकावट हो तो हम एडवाइस करते हैं कि लो फाइबर डाइट लें, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में कच्ची चीज़ें, फ्रूट सैलड्स ये ना लें, क्योंकि इससे ऑब्स्ट्रक्शन प्रेसिपिटेट होने का रिस्क होता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आईबीडी का बढ़ना या घटना इस डाइट से होता है। और दूसरी चीज़ है कि अगर डायरिया हो रहा, बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहे हो, तो कई बार लैक्टोज इंटॉलरेंस एक कंडीशन होती है कि जो कि कॉमन होती है, तो उस कंडीशन में हम कहते हैं कि आप मिल्क भी बंद करें, लैक्टोज बंद करें। बट ये दोनों चीज़ें जेनेरिक एडवाइस नहीं है, ये केस टू केस बेसिस पर और इससे होती हैं। कई बार देखा गया कि कुछ ट्रायल्स में एलिमेंटल डाइट, अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन सब चीज़ों का भी रोल है, बट ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं होता है। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा कि आपने बताया कि जिनको आईबीडी डायग्नोस हुआ है उनको लॉन्ग लाइफ मेडिसिन की आवश्यकता होती है, तो इस दौरान सर उनको पेशेंट को रेगुलर चेकअप के लिए क्या ड्यूरेशन होना चाहिए, फॉलोअप अपॉइंटमेंट की कितनी ज़रूरत होती है, किस तरह से? देखिए, जो भी आईबीडी के लिए दवाइयाँ होती हैं उसमें जो सबसे आसान दवा होती है वो होती है जिसको हम मेज़ालामिन कहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स अगर मेज़ालामिन पे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल्ड हैं तो 6 महीने के अंतराल पे फॉलोअप कर सकते हैं। बट टेस्ट इसमें ज़रूरी होती है 2 चीज़ों के लिए। नंबर 1 डिजीज़ एक्टिविटी को देखने के लिए, नंबर 2 दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए। मेज़ालामिन के अलावा जो भी दवा होगी, स्टेरॉयड, एज़ाथायोप्रिन, बायोलॉजिकल एजेंट्स, इसमें कई सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। प्लस जिन लोगों को इन दवाइयों की ज़रूरत होती है उनकी डिजीज़ भी ज़्यादा एक्टिव होती है, तो डिजीज़ एक्टिविटी के असेसमेंट के लिए भी रेगुलर फॉलोअप की ज़रूरत होती है। यूजुअली 1 से लेकर के 3 महीने तक, जो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कंडीशन पेशेंट की क्या है, क्लिनिकल एक्टिविटी डिजीज़ की क्या है और कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बट लाइफ लॉन्ग भी बिल्कुल ज़रूरी इम्पॉर्टेंट फॉलोअप बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ताकि टाइमली प्रेडिक्ट किया जा सके कि यदि फ्लेयर यानी कि बीमारी की एक्टिविटी बढ़ने का कोई अंदेशा है या कोई और कॉम्प्लिकेशन आ रही है। और दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए फॉलोअप ज़रूरी है। सर बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं आपने। एक और सवाल है सर, क्या इसमें आईबीडी का कोई एज क्राइटेरिया होता है? क्या ये बच्चों को भी हो सकती है और उनके लिए अलग तरह का इलाज होता है? जनरली आईबीडी यंग एज में होता है, यानी कि 2nd, 3rd, 4th डिकेड ऑफ लाइफ में 20 से 40 साल के बीच में इसकी ऑनसेट होती है। आईबीडी के स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं कि जो कि बच्चों में भी होते हैं। अर्ली ऑनसेट आईबीडी, वेरी अर्ली ऑनसेट आईबीडी, जो कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से होते हैं। ये अनकॉमन होती है बट होती हैं। आजकल अडल्ट ऑनसेट आईबीडी, यानी कि आप 60 साल तक बिल्कुल ठीक चल रहे हैं और 60 साल के बाद पहली बार अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिजीज शुरू हो, इसको हम अडल्ट ऑनसेट आईबीडी कहते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, ट्रीटमेंट ये लगभग सिमिलर होते हैं। डिजीज़ की कोर्स में थोड़ा फ़र्क होता है, बट ज़्यादातर मरीज़ यंग एज 2nd to 4th डिकेड्स ऑफ लाइफ में इनकी डिजीज़ का ऑनसेट होता है। सर आखिर में एक सवाल आपसे, एक सजेशन चाहेंगे उनके लिए जिनको आईबीडी डायग्नोस हो चुका है और जिनको नहीं हुआ है, वो किस तरह से इस चीज़ से बचें? एक सजेशन आपसे। देखिए, आईबीडी का अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। अगर लूज मोशंस हो, खून की कमी हो, ब्लड अगर मोशन के साथ, लैट्रिन के साथ खून आता हो, पेट में दर्द हो तेज़, तो इसके लिए टेस्ट ज़रूरी हैं। बहुत सिंपल टेस्ट होते हैं, कोलोनोस्कोपी, सीटी एंट्रोग्राफी, ज़रूरत पड़ने पर और चीज़ें, बट अगर ज़रूरत हो तो ये चीज़ें कराएं। अगर डायग्नोज नहीं होगा तो फिर इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। कई बार ब्लीडिंग होती है, लोग इसको पाइल्स या सिंपल फिशर ऐसी बीमारियां समझ के नज़रअंदाज करते हैं। ये पहली चीज़ होगी, तो टाइमली डायग्नोसिस ज़रूरी है, जो बिना कोलोनोस्कोपी, सीटी स्कैन और दूसरे एंसिलरी टेस्ट भी होते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण मेन स्टे हैं इन्वेस्टिगेशंस के। और दूसरी चीज़, अगर आपको डायग्नोज की गई है ये बीमारी,
तो एक्सेप्टेंस जरूरी है, इसको स्वीकार करना जरूरी है कि हमें ये बीमारी है और इसका ये ट्रीटमेंट है। बहुत से लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स में जाते हैं। बहुत से लोग बीमारी ठीक हो जाने पर सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए, अब हम दवाइयाँ बंद कर दें, हम दवाइयाँ क्यों लेते रहें। बहुत से लोग इस बात से परेशान होते हैं कि अगर दवाइयाँ लेते हुए ठीक चल रहे हैं और फिर से फ्लेयर हो गया, अगर बीमारी की एक्टिविटी बढ़ती है तो जैसा पहले बात हुई, इसके लिए फॉलोअप ज़रूरी है। इस बीमारी का नेचर ऐसा है, इसकी सिंपल आप एनालॉजी तुलना आप डायबिटीज़ से कर सकते हैं। डायबिटीज़ आप दवा ले रहे हैं फिर भी या तो घट सकती है, बढ़ सकती है। आप हर 3 महीने पर एक टेस्ट कराते हैं जिसके बेसिस पर दवा घटाते हैं या बढ़ाते हैं, दवा बंद नहीं करते हैं। तो टाइमली डायग्नोसिस, रेगुलर ट्रीटमेंट, रेगुलर फॉलोअप, ये बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर के अलावा पेशेंट का पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। तो आपको एजुकेटेड होना, इस बीमारी के बारे में समझना और जो सजेस्ट किया जाए उसको फॉलो करना, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने बहुत कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए ये बहुत बहुत पूर्ण बातें बताई हैं, इसके लिए थैंक यू।